कल हम बात कर रहे थे डिप्रिसिएशन की और हमने देखा था कि क्या रेट्स हैं क्या नहीं है, और हमने देखा था इनिशियल लॉन्स वगैरह भी क्लेम हम कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर हमारा बिज़नेस एग्जेम्प्ट है, मतलब 1 साल 2 साल बिज़नेस के ऊपर टैक्स वगैरह नहीं है। अब जब बिज़नेस के ऊपर टैक्स वगैरह नहीं है तो क्या हम कोई टैक्स पे करेंगे? नहीं करेंगे। हमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, बट स्टिल हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स में डिप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड करते रहेंगे। और जब बिज़नेस टैक्सेबल हो जाएगा, उस स्टार्ट ऑफ द ईयर पे जो WDV होगी उसके ऊपर रेट लगाएंगे और उसकी बेसिस पे क्या करेंगे, हम डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जैसे एग्जांपल है, एग्जाम्प्ट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2021। इट्स बिजनेस इनकम वाज एग्जाम्प्टेड फॉर 2 years अंडर इनकम टैक्स लॉज। इट परचेज अ प्लांट एंड अ कार इन 2021 एंड इट डिप्रिसिएशन फॉर 2023 शैल बी एज फॉलो। अब कंपनी रजिस्टर्ड हुई है 2021 में, 21-22 उसकी इनकम एग्जाम्प्ट है, उसने कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो पे नहीं करना। अब जब उसकी इनकम टैक्सेबल हो गई है तब हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि डिप्रिसिएशन कितनी आएगी। तो कार ली थी, कार ली 15 लाख रुपए की, अब 2021 में गाड़ी ली है, कोई टैक्स नहीं है, हम स्टिल क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन निकालेंगे। 1 साल के बाद WDV आ गई, सेकेंड ईयर हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे, उसके बाद भी WDV आ जाएगी। अब ये 2 साल हमने कोई टैक्स पे नहीं किया, इनकी डिप्रिसिएशन कहीं भी लेस नहीं हुई होगी, बट बुक्स में हम क्या करेंगे, चूँकि हमने व्हीकल को इस्तेमाल किया है, हम इसको डिप्रिशिएट करेंगे। अब तीसरे साल क्या हो गई है, टैक्सेबल हो गई है, तो थर्ड ईयर का स्टार्ट में WDV थी हमारे पास, उसके ऊपर रेट लगाएंगे। जो ये डिप्रिसिएशन आएगी इसे हम क्या कर रहे होंगे, एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। तो जिस साल टैक्सेबल हो जाती है हमारी इनकम, उस साल जो भी ओपनिंग WDV होगी उसके ऊपर हम रेट अप्लाई करेंगे, और उसके ऊपर रेट अप्लाई करके जो भी हमारी डिप्रिसिएशन बनेगी वो हमने क्या करनी होती है, लेस करवानी होती है। तो बेशक एसेट इनकम हमारी टैक्सेबल है, बेशक इनकम हमारी एग्जेम्प्ट है, हमने क्या करनी होती है, डिप्रिसिएशन फिर भी कैलकुलेट करते रहनी होती है। तो जिस साल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी उस साल जितनी भी डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर होगी उसे हम क्या कर देंगे, अपना एक्सपेंस के तौर के ऊपर शो कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने कल वर्ड पढ़ा था इनिशियल अलाउंस। रिमेंबर, इनिशियल अलाउंस सिर्फ और सिर्फ टैक्स में ही अलाउ होता है, और ये कब मिलता है, जिस साल हम एसेट को एक्वायर करते हैं, और ये सिर्फ वन टाइम एक्सपेंस होता है। डिप्रिसिएशन तो आप हर साल लेस करवाते हैं, ऐसे ही है, डिप्रिसिएशन जो है वो हर साल हम लेस करवा रहे होते हैं, लेकिन इनिशियल अलाउंस जो है ये वन टाइम एक्सपेंडिचर है। ये जिस साल एसेट एक्वायर करेंगे उसी साल क्या करेंगे, हम इनिशियल अलाउंस जो है वो लेस करवाएंगे। जिस साल हम एसेट एक्वायर करेंगे उसी साल क्या करेंगे, हम इनिशियल अलाउंस लेस करवा रहे होंगे। अब इसको देखते हैं है क्या, कहते हैं जी, अ पर्सन हु प्लेसेस एन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट इनटू सर्विस इन पाकिस्तान। क्या इसमें वर्ड लिखा हुआ है, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट, कि वो बंदा जो पाकिस्तान में एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट लेके आएगा उससे क्या मिलेगा, इनिशियल अलाउंस मिल रहा होगा। और ये मिलेगा सिर्फ कब, जब आप उस एलिजिबल एसेट को फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, सेकंड टाइम नहीं। वो एसेट का पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है फर्स्ट टाइम, आपके बिज़नेस की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हो रहा है। फिर हमें क्या होगा, अगर वो एसेट एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट भी है, बिज़नेस में हम फर्स्ट टाइम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा, डिप्रिसिएशन, हमें उसका इनिशियल अलाउंस जो है वो अलाउ होगा। और वो हम किस साल क्लेम कर सकते हैं, जिस साल एसेट को इस्तेमाल कर लिया या जिस साल प्रोडक्शन कमेंसमेंट स्टार्ट हो गई, विच एवर इज़ लेटर, उस साल हम क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एसेट लेके आए हैं जून के महीने में, जून के महीने में हम ले आए हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है अगस्त के महीने में जाके, तो लेटर इवेंट कौन सा है, प्रोडक्शन वाला। तो हम अगस्त के महीने में क्या करेंगे, उस साल इसका इनिशियल अलाउंस क्लेम कर रहे होंगे। अब यहाँ पे इसने बात की है एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट किसे कहते हैं, हाईलाइट कर लें, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रटा मारना आपने इसका। इसको रट्टा मारना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट की। इसे कहते हैं हम नेगेटिव डेफिनेशन, कि उसने बता दिया कि इन एसेट्स के अलावा जो भी एसेट्स हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स कहलाएंगे।
क्या कहा है उसने, इन एसेट्स के अलावा जो भी एसेट्स हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स कहलाएंगे। हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी कैपिटल एसेट्स की भी कि इनके अलावा जो एसेट्स होते हैं वो क्या है, कैपिटल एसेट्स हैं। सेम वही है कि इनके अलावा जो एसेट्स हैं वो मेरे क्या हैं, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं। अब कौन कौन से, कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो प्लाइंग फॉर हायर है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो प्लाइंग फॉर हायर है। प्लाइंग फॉर हायर व्हीकल क्या होते हैं भी डिस्कस करते हैं। रिमेंबर आपने प्लाइंग फॉर हायर व्हीकल ली है तो वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, उसके ऊपर इनिशियल लॉस कभी भी क्लेम नहीं होगा। जो प्लाइंग फॉर हायर व्हीकल होगी उसके ऊपर क्लेम होगा, जो नॉट प्लाइंग फॉर हायर व्हीकल उसके ऊपर कभी भी क्लेम नहीं होगा। फिर ये फर्नीचर्स फिटिंग्स वगैरह जो होती हैं इनके ऊपर भी कभी भी इनिशियल लॉस क्लेम नहीं होता। उसके अलावा कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जो प्रीवियसली पाकिस्तान में इस्तेमाल हो चुकी है, यूज्ड एसेट्स, उनके ऊपर भी इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं हो सकता। ये न्यू एसेट्स के ऊपर होता है क्लेम। और कोई भी ऐसा एसेट जिसको आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में किसी और हेड में एक्सपेंस आउट कर चुके हैं उसके ऊपर भी आप बिज़नेस में इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते। अब इसमें यहाँ पे जो पॉइंट नंबर सी है यूज़ मशीनरी का, रिमेंबर ये यूज़ मशीनरी इन पाकिस्तान है। क्या आपने पाकिस्तान में यूज़ एसेट्स लिए हैं उनके ऊपर इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं होगा। आपने बाहर से एक यूज़ मशीनरी इंपोर्ट की है उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस क्लेम हो रहा है। क्यों? बिकॉज असूल है कि आपने उस एसेट को पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल करना है। अब बाहर इस्तेमाल होती रही है वो हमारा कंसर्न नहीं है। पाकिस्तान में चूँकि वो यूज़ मशीनरी फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल हो रही है आप उस पर क्या क्लेम कर लेंगे, इनिशियल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो यूज़ मशीन इन पाकिस्तान है वो चूँकि पहले ही पाकिस्तान में इस्तेमाल हो गई है उसके ऊपर कभी भी इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं हो सकता। अब इनिशियल अलाउंस क्लेम करने का रेट क्या होगा, 25% होगा और ये सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ही लगता है। इट मीन्स बिल्डिंग के ऊपर भी इनिशियल अलाउंस हम कैलकुलेट नहीं कर रहे होते, बिल्डिंग के ऊपर भी हम इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं करते, ये सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के लिए। और अगर लेसर है कोई, उसने कोई एसेट्स वगैरह लीज़ के ऊपर दिए हैं तो उनके ऊपर जो इनिशियल अलाउंस होगा वो कौन क्लेम करेगा, लेसर ही क्लेम कर रहा होगा। ये भी हमने डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस कौन लेस करवाएगा, लेसर क्लेम करवाएगा अपने इसमें से, लीज रेंटल में से। अदर सोर्स प्लांट एंड मशीनरी रेंट आउट की हुई है आपने, वहाँ पे आपने इनिशियल अलाउंस क्लेम कर लिया, यहाँ क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद डेफिनेशन है नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग किसे कहते हैं, इसको रीड आपने करना अच्छी तरह से। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब है सन्नत, फैक्ट्री। इंडस्ट्री किसे कहते हैं उसको हमने यहाँ पे देखना है। रिमेंबर जो पहला पॉइंट ए है ये हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने होने चाहिए। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का मतलब होता है इदारा। इदारा जो पाकिस्तान में सेटअप हुआ है, जो पाकिस्तान में बना है और उसमें ये एम्प्लॉयज़ हैं क्या, 10 और मोर पर्सन इन पाकिस्तान एंड इन्वॉल्व इन द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ मैकेनिकली ट्रांसमिटेड एंड इज़ नॉट जनरेटेड बाय ह्यूमन एंड एनिमल एनर्जी। मतलब आपने इदारा खोला है, वहाँ पे बिजली गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको मैकेनिकली यूज़ कर रहे हैं, मशीनों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा क्या कहेंगे हम, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहेंगे। या कोई ऐसा इदारा आप इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे बिजली गैस इस्तेमाल नहीं कर रहे लेकिन फिर भी आप कंस्ट्रक्शन वगैरह या ह्यूमन एनर्जी से आप मैकेनिकली चीज़ें बना रहे हैं, वो भी क्या कहलाएगा, आपका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहला रहा होगा। अभी जो इदारे बनाए हैं ये कौन कौन से काम करने चाहिए। नंबर 1 द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और मटेरियल, या कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या गुड्स को चेंज कर रहे हैं वो इसमें आ रहा होगा। शिप बिल्डिंग हो गई, उसके अलावा जनरेशन, कन्वर्जन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या कहते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह होगी, वो इसमें आते हैं। डैम बना रहे हैं आप लोग, IPPs बना रहे हैं आप लोग, पावर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, वो भी सारी क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होती है। फिर जो माइंस में, वेल्स में काम कर रहे होते हैं, अब नमक की कान में कौन सी मशीनें इस्तेमाल हो रही होती हैं, कोई इस्तेमाल नहीं हो रही होती, हाथ से जाते हैं नमक तोड़ के निकाल के लेके आ रहे हैं। अगर 20,000 लोग काम करें तो वो भी क्या कहलाएगी, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहला रही होगी। कोयले की कान में हाथ से क्या कर रहे होते हैं, कोयला निकाल रहे होते हैं, तो ये क्या होगी, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहला रही होती है। उसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में, रोड्स की कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है तो वो भी क्या कहलाएगी, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहलाएगी। अब देखें जो बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, जो रोड्स बना रहे होते हैं, फ्लाईओवर बना रहे होते हैं, कोई वापडा के बिजली इस्तेमाल तो नहीं कर रहे,
बट यहाँ पे एक मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, लेंटर डाल रहे हैं, बड़े बड़े रोलर्स आ रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, वहाँ पे ह्यूमन एनर्जी तो इन्वॉल्व है। अब अगर आपके पास कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है जहाँ 20,000 बंदे इन्वॉल्व हैं तो उसे भी हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कह रहे होंगे। उसके अलावा जो होटल्स बिज़नेस होते हैं उसमें को भी क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में पार्ट बनाएंगे। जो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर कंपनीज होती हैं, मोबलिंग, जैज़, यूफोन, PTCL, अब इसमें भी बंदे कितने काम कर रहे हैं, मोर देन 20 है। कोई वापडा वगैरह इस्तेमाल इसमें नहीं हो रहा होता, बट इसमें क्या कहलाएगी, ये भी हमारी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ही कहला रही होगी। ये डेफिनेशन जो है इसको आपने अच्छी तरह रीड करना है। उसके बाद आती है हमारे पास कहानी पार्टली यूज ऑफ एसेट्स की, कि अगर हम एसेट्स जो हैं वो पार्टली यूज़ कर रहे हैं, मतलब थोड़े हमारे बिज़नेस में इस्तेमाल हो रहे हैं और थोड़े से एसेट्स जो हैं हमारे किसी और जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनकी डिप्रिसिएशन वगैरह हमने रिकॉर्ड कैसे करनी है उसको देखना है। वो कह सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बिल्डिंग जो है वो ख़रीदी है और उस बिल्डिंग में 70% जो है आप अपने बिज़नेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, 30% जो है वो अदर यूज़ में है। वो आप प्रॉपर्टी में रेंट आउट भी कर सकते हो, पर्सनल यूज़ में कर सकते हो, व्हाटएवर उसने आपको गिवन किए हो सकते हैं। अब इस तरह का सीन होगा तो आपने अगर पार्टली यूज़ एसेट हैं तो आपने एक वर्किंग बनानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक अपनी बिल्डिंग बाय की है, बिल्डिंग की कॉस्ट जो है वो 1 मिलियन है और इसमें से आप 60% इस्तेमाल करें बिज़नेस के लिए और 40% इस्तेमाल करें नॉन बिज़नेस के लिए। अगर पार्टली यूज़ एसेट्स आ जाएंगे तो आपने ये 3 कॉलम्स की वर्किंग बनानी है। एक होगा 100% का, एक होगा 60% का और एक होगा 40 जो भी गिवन होगी। तो सबसे पहले आपने सारी 100% वाली वर्किंग जो है वो कंप्लीट करनी है। कितनी कॉस्ट थी इसकी, 1 मिलियन थी। डेप्रिशिएट करेंगे, रेट कितना होता है, 10% होता है, वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। क्या WDV आ जाएगी, 9 लाख आ जाएगी। अगले साल भी हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जो है वो लेस करवाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 90,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। WDV कितनी बनेगी, 8,10,000 बनेगी। ये तो टोटल डेप्रिसिएशन है जो हमने क्या करनी है, लेस करवानी है। लेकिन हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं बिज़नेस में, 60%, तो बिज़नेस में सिर्फ 60% ही डेप्रिसिएशन लेस हो सकती है। तो इसका 60% लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 60,000 और इसका लेंगे ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40,000। इसका मतलब इस साल बिज़नेस में हम कितने लेस करवाएंगे, 60,000। ये 40,000 क्या है हमारे पास, डिसअलाउ है। इसका ले 60 क्या आता है, 56,000 और ये कितना आएगा हमारे पास 34,000। तो ये हमारे पास जो है वो होगा कि इजी 54 36, तो ये 60% बिज़नेस में अलाउ होगी और ये हमें क्या होगी, डिसअलाउ होगी। तो ये टेबल आपने लाजमी बनाना है। अच्छा, अब कल को आप इस बिल्डिंग को डिस्पोज ऑफ करते हैं, आप इसको सेल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिल्डिंग आपने सेल कर दी 9 लाख रुपए की। अब हमने इसका गेन निकालना है, तो हमारे पास क्या आएगी, सेल प्राइस आएगी, वो कितनी होगी, 9 लाख। इसमें से हम लेस करवाएंगे WDV यही होती है 8,10,000, हम वो भी लेस करवा देंगे। और इसमें से चूँकि पार्टली यूज है तो जो डिसअलाउड डेप्रिसिएशन है वो भी हम क्या करवाएंगे, लेस करवा देंगे। तो 4036 कितने होते हैं, 76,000, ये भी हम लेस करवा देंगे। तो अब मेरे पास क्या आएगा, रेलेवेंट गेन आ रहा होगा, या लॉस कितना आता है, गेन या लॉस कितना आता है, 14,000 का इसका क्या होगा, रेलेवेंट गेन आ रहा होगा। तो इस टेबल का फ़ायदा ये होगा कि जितनी आपने डिसअलाउड डेप्रिसिएशन निकाली होगी उसको जमा करेंगे और जब डिस्पोज कर रहे होंगे तो यहाँ पे जाके लेस करवा देंगे, आपके पास रेलेवेंट गेन जो है वो आ रहा होगा। जैसे एग्जांपल है हमारे साथ कि जी वी परचेज अ बिल्डिंग फॉर ₹5 लाख ऑन 13 मई 2019। बिल्डिंग इज़ यूज 70% इन बिजनेस एंड 30% फॉर पर्सनल यूज़। द बिल्डिंग इज़ सोल्ड फॉर ₹2 लाख इन टैक्स ईयर 2022। हमने इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है फॉर द ईयर एंडेड 19, 20, 21 के लिए, और हमने इसका गेन या लॉस भी कैलकुलेट करना है। अब देखें ये एसेट हमारा कौन सा है, पार्टली यूज एसेट है।
तो जब पार्टली यूज़ एसेट होगा तो आपने क्या करना है, टेबल बना लेना है। एक आ जाएगा आपके पास 100% यूज़ का, एक आपके पास यहाँ पे 70% यूज़ है, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, 30% यूज़ है। हम यहाँ पे ले लेंगे कॉस्ट, कितनी उसने गिवन की है हमें, 5 लाख गिवन की है। 2019 है पहले पास, हमारे पास 2019 ले लेते हैं। हम यहाँ पे लेंगे डेप्रिसिएशन, ये कितनी आएगी हमारे पास, 50,000 आएगी। WDV कितनी बन गई, 4.5 लाख बन गई। फिर 2020 की निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगी 45,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। WDV कितनी बन गई मेरे पास, 4,05,000 बन गई। 21 में भी हम डेप्रिशिएट करेंगे 40,500 जिसकी डेप्रिसिएशन आएगी। WDV कितनी आएगी, 364,500, ये इसकी WDV आ रही होगी। अब आप इसको 70-30 पे स्प्लिट कर लें, ये बन जाएगी आपके पास 35,000 और ये बन जाएगा आपके पास 15,000। 45 का 70% ले कितना आते हैं, 31,000, और ये कितना आएगा, हाँ जी 13,500, और 40,500 का 70% ले कितना आता है, 28,000, और ये कितना आएगा, 12,150। तो ये हमें अलाउड होगी, ये हम लेस करवाएंगे, ये हमें सारी क्या होगी, डिसअलाउ होगी। अब इसने डिस्पोज ऑफ किया है तो सेल प्राइस हमारे पास कितनी है, 2 लाख है। उसमें से हम लेस करवा देंगे WDV, वो थी हमारे पास 364,500, और टोटल जो डिसअलाउड डेप्रिसिएशन है फॉर द ईयर, ये 3, इसको भी लेस करवाएंगे, कितनी बनती है। आगे है जी, मिस्टर ए डिस्पोज ऑफ फर्नीचर यूज इन बिजनेस ऑन 1 मार्च 2022 फॉर 8 लाख। इट वॉज परचेज फॉर 7 लाख ऑन मई 2019। इन टैक्स 19 इट वॉज यूज इन 80% इन बिजनेस यूज़, 20 में पूरा का पूरा बिजनेस यूज़ में था, 21 में 40% बिजनेस यूज़ में हुआ। हमने इसका गेन निकालना। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है आपने, जब हम इनिशियल अलाउंस क्लेम करते हैं ना, इनिशियल अलाउंस सारे का सारा बिजनेस में जाता है, उसको हम स्प्लिट नहीं करते। हम 70-30 में किसे करेंगे, डेप्रिसिएशन को करेंगे। इनिशियल अलाउंस जो भी होगा वो 100% कहाँ लेस होगा, बिजनेस में लेस होगा। लिख लो, ये इनिशियल अलाउंस का आपको कोई ऐसा सिनेरियो मिलने वाला नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है कि इनिशियल अलाउंस जो है वो किसको होगा, वो हमारा हम 100% किसको चार्ज होगा, बिज़नेस को ही चार्ज होगा। इनिशियल अलाउंस को हम कभी भी प्रोपोर्शनेट नहीं करते। डेप्रिसिएशन जो है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनेट हो रही होती है। अब जी उससे फर्नीचर लिया था 7 लाख का 2019 में, तो हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। 7 लाख का हमारे पास फर्नीचर था, 2019 में हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 15% के हिसाब से, बताएं कितनी आती है, 1,05,000। 595,000 जो है वो WDV बनेगी 19 के एंड के ऊपर। फिर 20 में आप डेप्रिसिएशन निकालें 15% के हिसाब से, कितनी आती है, 595,000 इंटू 15%, 89.25। WDV कितनी आएगी 20 के एंड पे, 5,05,000, और 21 के एंड पे डेप्रिसिएशन निकाले 15% के हिसाब से, कितनी आएगी, 5। और WDV कितनी बनती है, 800। तो दिमाग ख़राब है, 8 तो नहीं आता, एंड पे 7 होना चाहिए। कितना बनता है, 4 to 9, 887, तो राउंड ऑफ क्यों कर रही हो, फिर कहते मैंने फ्रॉड पकड़ लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं 2019 में, तो 2019 में कहता है 80% बिज़नेस यूज़ में है और 20% नॉन बिज़नेस यूज़ में है। तो 2019 के लिए हो जाएगा जी 80 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 1,5 के 80% ले कितना बनता है, और ये कितना आएगा, 21,000 आ जाएगा।
2020 में उसने क्या सारे का सारा बिज़नेस में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो तो पोर्शन नहीं करेंगे। और 2021 में क्या उसने 40% बिज़नेस में इस्तेमाल हो रहा है, तो 40% हम यहाँ पे ले लेंगे, 60% हम यहाँ पे ले लेंगे। तो 75863 का 40% कितना आता है? 40% 30,345। और रिमेनिंग कितना बनता है? कितना? 45,518। तो ये हमारे पास क्या है? डिसअलाउड डेप्रिसिएशन है इसके ऊपर। अब इसको हमने डिस्पोज ऑफ कितने किया है? 8 लाख का। हाँ, 8 लाख का हमने क्या किया है? इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। इसमें से WDV लेस करवाने से पहले, डेट इज़ 429,887। और डिसअलाउड डेप्रिसिएशन ये है 21,000 जमा 456518, कितना बनेगा ये? 66518। ये लेस करवाएंगे, कितना गेन आएगा हमारे पास? 303,595। ये हमारा क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। तो इस तरह से हम पार्टली यूज एसेट्स को क्या कर रहे होते हैं? ट्रीट कर रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ स्पेशल केसेस। अब हम कुछ स्पेशल केसेस जो हैं वो डिस्कस आउट करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। अभी ये 2 केसेस हम डिस्कस करने लगे हैं। जब आप बिज़नेस के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे पास्ट पेपर्स में जाके, तो इन 2 केसेस में से अराउंड आपको 7 से 8 क्वेश्चंस मिलेंगे जो सिर्फ इन 2 केसेस में से आ रहे हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं व्हीकल की, कि व्हीकल्स के बारे में हमारे पास क्या रूल है और कैसे हम इसको लेके चलेंगे। अब व्हीकल्स जो हैं वो हमारे पास 2 तरह की व्हीकल्स हैं। एक है जिसे हम कहते हैं प्लाइंग फॉर हायर, और दूसरी होती हैं हमारे पास नॉट प्लाइंग फॉर हायर। रिमेंबर, आप सवाल कर रहे हैं बिज़नेस का और उसने व्हीकल का वर्ड लिख दिया है, वो हमेशा नॉट प्लाइंग फॉर हायर व्हीकल की बात करता है। प्लाइंग फॉर हायर व्हीकल हमेशा बताई जाएगी कि ये व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर है। प्लाइंग फॉर हायर व्हीकल रिमेंबर है तो व्हीकल, ये कौन सी व्हीकल होती हैं? बेसिकली जिनसे हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जिनसे हम अपना पैसा कमा रहे हैं, और जिनसे हम पैसा कमाते हैं ये व्हीकल्स हमारी प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट बनती हैं, प्लांट एंड मशीनरी कंसिडर हो रही होती हैं। जैसे फैसल मूवर्स के लिए बस क्या है? रेवेन्यू जनरेटिंग है। पैसा कहाँ से कमा रहे हैं? बस से कमा रहे हैं। अगर वो कोई बस लेके आएंगे वो उनकी क्या होगी? प्लाइंग फॉर हायर होगी। TCS वालों के लिए जो उनकी डिलीवरी वैन्स हैं क्या है? रेवेन्यू जनरेटिंग है। अगर नहीं होंगी वो डिलीवरी नहीं करवा सकते। डेवो वालों के लिए क्या है? बस रेवेन्यू जनरेटिंग है। तो वो व्हीकल जिनसे आप पैसा कमा रहे हैं वो होती हैं प्लाइंग फॉर हायर। इनको हम ट्रीट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट। अब चूंकि प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है तो ये एलिजिबल है इनिशियल अलाउंस के लिए भी, कि अगर आपने अपने बिज़नेस में कोई नई व्हीकल लगाई तो आप उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस भी क्लेम कर सकते हैं। अब जब हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे तो इसको डेप्रिशिएट करने का रूल क्या होगा? फॉर एग्जांपल, आपने एक व्हीकल जो है वो परचेज़ की 8 मिलियन की, और ये व्हीकल जो है फ्लाइंग फॉर हायर थी, कैश जनरेटिंग यूनिट था, आप इससे पैसा कमा रहे हैं और नई व्हीकल लेके आए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसमें से इनिशियल अलाउंस जो है वो लेस करवाएंगे, बिकॉज ये एलिजिबल है इसके लिए। तो 8 मिलियन का 25% लेंगे, कितना आएगा? 2 मिलियन। 2 मिलियन हम इसमें से लेस करवा देंगे, इनिशियल अलाउंस लेस होगा, हमारे पास WDV आ जाएगी। फिर इस WDV के ऊपर हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन रेट लगाएंगे 15%। देखना ज़रा, तो 9 लाख जो है हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और गालिबन फिर हम इसी तरह इसको क्या कर रहे होंगे? कैरी कर रहे होंगे। जिस तरह हम प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करते हैं, सेम उसी तरह प्लाइंग फॉर हायर व्हीकल क्या होगी? हमारी डेप्रिशिएट हो रही होती है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नॉट प्लाइंग फॉर हायर व्हीकल। नॉट प्लाइंग फॉर हायर व्हीकल क्या होती है? कि नॉन कैश जनरेटिंग व्हीकल है, कि इससे हम पैसा नहीं कमा सकते, इससे हमें कोई किसी किस्म की आमदनी, कोई किसी किस्म का कैश जो है वो हासिल नहीं होता। SBI अगर एक बस ले लेता है और स्टूडेंट्स के पिक एंड ड्रॉप के लिए लगा देता है, तो ये एक नॉन कैश जनरेटिंग बस होगी। ठीक है, बिकॉज उससे पैसे थोड़ी कमा रहे हैं।
लेकिन अगर वही बस अगर लगाते हैं डेवो वाले तो वो क्या होगी, रेवेन्यू जनरेटिंग होगी। तो ये वो व्हीकल्स हैं जो आपने अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप गाड़ी ले लेते हैं, मैनेजर को लेकर दे देते हैं, बिजनेस यूज़ के लिए गाड़ी ले लेते हैं, ये क्या होंगे, सारी आपकी नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल होंगी। अब ये नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल हैं तो सबसे पहली बात है कि ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है ही नहीं, ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट तो पहली बात है ही नहीं। इसका मतलब जब ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट ही नहीं है तो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल के ऊपर कभी भी हम इनिशियल अलाउंस जो है वो क्लेम नहीं कर सकते, कभी भी इनके ऊपर इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते। फिर हमने नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल को भी दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है, वो चीज़ आपने याद रखनी है। एक वो व्हीकल जिनकी कॉस्ट जो है दैट इज़ लेस दैन 7.5 मिलियन, और एक वो व्हीकल जिसकी कॉस्ट जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन 7.5 मिलियन। दो व्हीकल हैं, एक वो जिसकी कॉस्ट 7.5 मिलियन से कम है और दूसरी वो जिसकी कॉस्ट क्या है 7.5 मिलियन से ज़्यादा है। रिमेंबर, जिसकी कॉस्ट 7.5 मिलियन से कम है इसको हम डेप्रिशिएट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक व्हीकल परचेज़ की, व्हीकल की वैल्यू जो है वो 4 मिलियन थी और नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल ठीक है, इसके ऊपर तो इनिशियल अलाउंस कभी भी क्लेम नहीं हो सकता बिकॉज नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल्स के ऊपर इनिशियल अलाउंस जो है वो होता ही नहीं है। हम इसमें से लेस करवाएंगे स्ट्रेट क्या, डेप्रिसिएशन। 15% के हिसाब से कितनी बनेगी, 6 लाख। 6 लाख जो है वो इसकी हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे और आपके पास इसकी WDV जो है वो आ रही होगी और इसी तरह आप क्या कर रहे होंगे, इसको लेकर चल रहे होंगे नॉर्मली। डन। फिर एक वो व्हीकल है जिसकी है तो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर लेकिन उसकी कॉस्ट जो है 7.5 मिलियन से अबव है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कार परचेज़ की और आपने अपने ऑफिस का मैनेजर को कार लेके दे दी है या बिज़नेस यूज़ के लिए गाड़ी ले ली है और गाड़ी की कीमत जो है वो आपको पड़ गई 9 मिलियन। कितने की ली है, 9 मिलियन। पूछेंगे गाड़ी कौन सी है, अप्लाइंग फॉर हायर नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, ये कौन सी हुई, नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। कॉस्ट कितनी है, 7.5 मिलियन से अबव है। रिमेंबर, अगर 7.5 मिलियन से अबव हो तो हम गाड़ी कभी भी एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड नहीं करते। उसने कह दिया कि अगर इससे महंगी गाड़ी होगी तो ये रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट है, हम हमेशा किसके ऊपर लिखेंगे, इसको रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे। किस पे रिकॉर्ड करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट के ऊपर ही हम इसे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब इसका मतलब लीड 9 मिलियन की थी बट 9 की रिकॉर्ड नहीं होगी, कितने की रिकॉर्ड होगी, 7.5 मिलियन की। तो हम इसको किसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, 7.5 मिलियन के, और इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो इसकी आ रही है डेप्रिसिएशन 1125000, तो WDV कितनी बनती है, 6375000। एक और साल के निकालें डेप्रिसिएशन कितनी आती है, 6375000 मल्टीप्लाई 15% क्या आता है, 956। WDV कितनी आती है बताएं, 5418। अब इस पर भी लगाएं रेट, क्या आती है डेप्रिसिएशन 300 साल की, 5418750 का 15% लेके आता है 812। WDV कितनी है 300 साल के एंड पे, 4609 5 तो ये इसकी क्या बनेगी WDV। तो रिमेंबर, अब ये व्हीकल थी डैट वाज नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल, लेकिन इसकी कॉस्ट चूँकि 7.5 मिलियन से अबव थी तो हम इसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे, 7.5 मिलियन पे, और हम इसको क्या करेंगे 7.5 पे डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें तब्दीली क्या है, कल को हम इसको बेच देते हैं, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 3 साल के बाद बेची और हमें इसकी सेल प्राइस मिली है फॉर एग्ज़ाम्पल 7 मिलियन। हमने कितने की बेची, 7 मिलियन की।
हमें पता है जब गाड़ी बेचेंगे उसकी WDV लेस करवानी है। WDV कितनी है? 4605938। कितना गेन आएगा? कितना गेन आएगा? कितना? 2394062 ये गेन आएगा। ये गलत है। क्यों? ये जो सेल प्राइस है, ये सेल प्राइस शो कर रही है कि भाई ये गाड़ी है। ये सेल प्राइस जो है वो 9 मिलियन के मुताबिक है ना। हमें तो जो मार्केट रेट मिला है वो किसके मुताबिक मिला है? 9 मिलियन के मुताबिक। लेकिन ये WDV किसके मुताबिक है? 7.5 लाख के मुताबिक। तो जस्टिफाइड ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ये है तो हमें यहाँ पे इसकी एडजस्टेड सेल प्राइस जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? एडजस्टेड सेल प्राइस। उसका फॉर्मूला क्या होगा? सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 7.5 मिलियन डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट। अब इस केस में देखें हमारे पास सेल प्राइस कितनी थी? 7 मिलियन मल्टीप्लाई बाय रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट है हमारे पास 7.5 मिलियन, और हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट कितने की ली थी हमने? 9 मिलियन की ली थी। अब ज़रा मुझे बताएं इसकी एडजस्टेड सेल प्राइस कितनी आ रही है? इसकी एडजस्टेड सेल प्राइस कितनी आ रही है? 58,333 ये आ रही है। ये है इसकी एडजस्टेड सेल प्राइस कि हमने इसके सेल प्राइस को एडजस्ट कर दिया रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट के मुताबिक। अब इसमें से ये WDV लेस करवाएं आप, डैट इज़ 4605938। तो बताएं क्या गेन आता है या क्या लॉस आता है? 1227395। अब ये गेन है। देख रहे हैं कितना फ़र्क पड़ गया? ये रखते गेन टैक्स कितना पड़ना था, अब गेन कम हुआ, टैक्स भी हमें क्या पड़ रहा है? इंसानों वाला पड़ रहा है। तो ये चीज़ हम इस पर रिकॉर्ड करते हैं इस तरह। अगर देखें ये वाली व्हीकल थी 4 मिलियन वाली, इसको बेचेंगे फॉर एग्जांपल, आप इसको बेचते हैं, इसकी सेल प्राइस है आपके पास 5 मिलियन, तो कोई मसला नहीं है, इसको ही पकड़ेंगे 5 मिलियन। जो हमारे पास WDV है वही हम क्या करवाएंगे? लेस करवाएंगे। मेरे पास क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। ये भी कहानी आसान है, इवन ये वाली कहानी भी आसान है। सिर्फ ये चूँकि रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट है इसलिए इसकी सेल प्राइस करनी पड़ेगी, हमें इस फॉर्मूला के मुताबिक एडजस्ट करनी पड़ेगी। हम एडजस्टेड सेल प्राइस निकालेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर हम क्या कर रहे होंगे? अपना रेलेवेंट गेन या रेलेवेंट लॉस कैलकुलेट कर रहे होंगे। सारा रिकॉर्ड किया ना बोर्ड? पक्का सही रिकॉर्ड है? अच्छा, फिर व्हीकल ये देखा हमने कि अप्लाइंग फॉर हायर है, नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है। अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल किसका पार्ट बनता है? प्लांट एंड मशीनरी का। और नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल किसका पार्ट बनता है? हमारा प्लांट मशीनरी का पार्ट नहीं बनता। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, कर ही लिए वैसे एग्जांपल ही तकरीबन की है। हाँ, तकरीबन यही एग्जांपल हमने सॉल्व की है कि उससे व्हीकल डिस्पोज ऑफ की है और ये इस तरह से। क्लियर है? ये एग्जांपल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेम एग्जांपल है। बिकॉज दोनों केसेस में अगर आप पहला केस में देखें तो सेम एग्जांपल है। सेकंड केस में भी आपने एक व्हीकल बेची 6.3 मिलियन की, कितने की ली थी? 7.65 मिलियन की। 7.5 मिलियन से महंगी ले ली है। अब हम कितने की रिकॉर्ड करेंगे? इसको 7.5 मिलियन की ही रिकॉर्ड करेंगे। और उसकी WDV 6.2 मिलियन थी, ये WDV इग्नोर हो जाएगी बिकॉज ये WDV से निकाली होती है इस कॉस्ट के मुताबिक। हम इसे इग्नोर करेंगे, हम निकालेंगे अपनी रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट के मुताबिक WDV निकालेंगे। और इसने कितने की बेचे? 6.3 मिलियन की आप गेन या लॉस निकाल सकते हैं उसी तरह। बस आपको मना कर दिया कि आप ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ खरीद नहीं सकते, वरना आप ऑडी लेके कहें जी मैंने अपने स्टाफ का पिक एंड ड्रॉप पर लगाई हुई है, इसलिए रोक दिया उनको। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये वो प्रॉपर्टी है जो बिज़नेस की प्रॉपर्टी है। पर्सनल प्रॉपर्टी कहाँ जाती है? कैपिटल गेंस में जाती है। ये हम बात कर रहे हैं डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी की, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हमने यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इसके भी दो सिनेरियोस है हमारे पास डिस्पोज ऑफ करने के। सिनेरियो नंबर 1 कि उसकी सेल प्राइस जो है इट इज़ लेस देन कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। सिनेरियो नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या है?
कि उसकी सेल प्राइस जो है वो प्रॉपर्टी की कॉस्ट से ज़्यादा है। दो सिनेरियोज़ है क्या कि सेल प्राइस प्रॉपर्टी कॉस्ट से कम होगी या सेल प्राइस प्रॉपर्टी कॉस्ट से ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे आपने एक बिल्डिंग परचेज़ की, बिल्डिंग की कॉस्ट थी आपके पास 10 मिलियन, 10 मिलियन की बिल्डिंग आपने ली, आप इसको डेप्रिशिएट करेंगे 10% के ऊपर, ये आ जाएगी आपके पास 1 मिलियन। लेस करवाएंगे कितनी बनेंगी आपके पास 9 मिलियन। अब अगले साल भी डेप्रिसिएशन जो है वो लेस करवाएंगे 9 लाख रुपए की, तो कितना आ जाएगा ये 8,10,000 आ जाएगी। अगले साल भी आप डेप्रिसिएशन लेस कराएं 10% के हिसाब से, ये आ जाएगी 81 मिलियन, 8.1 मिलियन। आप इसमें से भी लेस करवाएंगे 8,10,000, कितनी आएगी WDV 7290,000, ये इसकी WDV बन रही है। डन, क्लियर है ये, ठीक है। ये एक बिल्डिंग है। अब आप इस बिल्डिंग को बेचते हैं फॉर एग्जांपल 3 साल पूरे होने के बाद, और आप इस बिल्डिंग को बेच रहे हैं 9 मिलियन की। कितने की बेच रहे हैं? आपने बिल्डिंग कितने की ली थी? आप कितने की बेच रहे हैं? तो पहला केस है सेल प्राइस इज़ लेस देन कॉस्ट। अगर ये सीन है तो इसमें सिंपल आप क्या करेंगे, जो WDV है आप वही लेस करवा देंगे। कितनी है? 7290,000, आप 7290,000 लेस करवाएंगे, आपका कितना गेन या लॉस आएगा बताएं ज़रा। 1710,000 आपका ये क्या बनेगा, गेन बनेगा। लेकिन अगर आपका सेल प्राइस कॉस्ट से ज़्यादा है तो रिमेंबर इस केस में जो हमारा गेन होगा वो इक्वल टू डेप्रीसिएशन होगा। जितना हमने बिल्डिंग को डेप्रीशिएट किया होगा उतना ही हमारा गेन आएगा। क्यों? बिकॉज इस केस में हम जो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है उसको रिप्लेस कर देंगे सेल प्राइस से जब हम अपनी WDV कैलकुलेट कर रहे होते हैं। क्या मतलब? अब देखिए इसका गेन निकालते हैं, और फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में बिल्डिंग बिकी है हमारे पास कितने की, 12 मिलियन की। हमने बिल्डिंग कितने की ली थी? 10 मिलियन की। कितने की बिक रही है? 12 मिलियन की। तो कॉस्ट कम है, सेल प्राइस क्या है? ज़्यादा है, इस तरह फॉल करेगी। इस सिनेरियो में आप जब आते हैं तो आप अपनी ले लें सेल प्राइस, वो कितनी है? 12 मिलियन। तो यहाँ पे लिखें जी आपके पास क्या वैल्यू आ गई है? 12 मिलियन। इसमें से आपने लेस करवाना है क्या? आपने WDV लेस करवानी है। अब WDV लेस करवाएंगे वो सेल प्राइस पे बेस करनी चाहिए, तो हम यहाँ पे लेंगे सेल प्राइस कितनी है, डैट इज़ 12 मिलियन, और इसमें से लेस करवा लें आप अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो जरा जमा करें, 10 लाख 19 हो गया, 19 और 8 10 कितना हो गया? 2710, 2710,000, ये है आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। 12 मिलियन लेस 2710,000, क्या आंसर आता है? 9290,000, ये WDV आएगी। इसको लेस करवाएं, गेन कितना आएगा आपका? हाँ जी, गेन कितना आएगा आपका? 2710,000। तो इस केस में जो गेन होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? आपका डेप्रीसिएशन के बराबर होगा। ठीक है, बिकॉज इसमें हम करते क्या हैं, इस केस में WDV निकल रही है कॉस्ट की बेस के ऊपर, इस केस में WDV निकाल रहे हैं हम सेल प्राइस की बेस के ऊपर। इस सिनेरियो में ये है। तो जब पेपर में एडजस्टमेंट गिवन होगी, जहाँ प्रॉपर्टी का नाम आएगा तो आपने फ़ौरन सोचना है कि प्रॉपर्टी की कॉस्ट कम है सेल प्राइस से कि ज़्यादा है। अगर सेल प्राइस महंगी है तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, फॉल कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आखिरी एक आता है सिनेरियो, दैट इज़ एक्सपोर्ट ऑफ एसेट्स। क्या? एक्सपोर्ट ऑफ एसेट्स। आप अपने बिजनेस में एक एसेट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने बेच दिया और एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ से मशीन उठा के कहाँ भेज दी है? बांग्लादेश, वियतनाम, अफगानिस्तान भेज दी है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो रिमेंबर एक्सपोर्ट ऑफ एसेट्स में भी जो आपका गेन होगा डैट शुड बी इक्वल टू द
डेप्रिसिएशन, क्या होगा, डेप्रिसिएशन के बराबर आएगा। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सेल प्राइस को कॉस्ट से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एक्सपोर्ट ऑफ एसेट में। फॉर एग्जांपल आपने एक एसेट एक्सपोर्ट किया, उसकी सेल प्राइस जो है वो 3 मिलियन थी, ठीक है, उसकी कॉस्ट जो है वो 15 लाख थी, और उसकी जो WDV थी वो आपके पास कितनी थी, 7 लाख थी, ठीक है। आपने क्या किया, इस एसेट को एक्सपोर्ट कर दिया है। अब इसका जब हम गेन निकालेंगे या लॉस निकालेंगे, जो भी होगा वो डेप्रिसिएशन के बराबर होगा। कितनी इसकी बनती है डेप्रिसिएशन, 8 लाख, तो इसका गेन कितना आना चाहिए, 8 लाख ही आना चाहिए। अब कैसे आएगा, हम जो कंसिडरेशन रिसीव यहाँ पे लेंगे डिस्पोजल के लिए, वो हमेशा कॉस्ट लेंगे। वो कितनी बनती है हमारे पास, 1.5 मिलियन। हालांकि मैंने इसको एक्सपोर्ट किया है, मुझे 3 मिलियन मिला है, मैं वो नहीं लूँगा, मैं क्या लूँगा, कॉस्ट ही लूँगा। और इसमें से लेस मैंने क्या करवानी है, WDV कितनी होती है, 7 लाख, तो मैं 7 लाख जो है इसमें से लेस करवा दूँगा, मेरे पास कितना गेन आएगा, 8 लाख का गेन आएगा। तो रिमेंबर इन दो, इसमें भी केस में गेन कितना होगा, हमेशा डेप्रिसिएशन के बराबर ही होगा। तो ये दोनों केसेस हमारे पास स्पेशल केसेस है जिसमें हमारा गेन जो है वो हमेशा डेप्रिसिएशन के बराबर होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में हमने देखना है कि प्रॉपर्टी की सेल प्राइस कॉस्ट से कम है या ज़्यादा है। अगर सेल प्राइस ज़्यादा है तो गेन किसके बराबर होगा, डेप्रिसिएशन के बराबर होगा। और अगर एसेट आपने एक्सपोर्ट किया है तो तब भी कितना होगा, गेन आपका डेप्रिसिएशन के बराबर कंसिडर हो रहा होगा, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है, अब देखें स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल कि जी कंपनी डिस्पोज ऑफ इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर ₹10 मिलियन, कि उसने अपनी बिल्डिंग कितने की बेची है, 10 मिलियन की, और बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी थी, 8 मिलियन। सेकंड सिनेरियो है, कॉस्ट से महंगी बिल्डिंग बिक रही है और WDV कितनी थी इसकी, 6.5 मिलियन, तो गेन कितना होगा, डेप्रिसिएशन के बराबर जो है वो गेन आ रहा होगा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो प्रॉपर्ली कर सकते हैं। देखें जी, हमारे पास आ रही है कि सेल प्राइस वो कितनी है, हमारे पास 10 मिलियन है। इसमें से हम लेस करवाएंगे WDV, और WDV बेस करेगी सेल प्राइस के ऊपर, डैट इज़ 10 मिलियन, माइनस करेंगे हम इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आप जरा देखें, 8 मिलियन की हमारी कॉस्ट थी, 6.5 WDV है, तो कितनी इसकी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड, 15 लाख, वो लेस करवाएंगे तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, 8.5 मिलियन। तो आप जब सेल प्राइस से WDV लेस करवाएंगे आपका गेन कितना आएगा, 1.5 मिलियन। ये गेन जो है इसके बराबर है, डेप्रिसिएशन के बराबर ही कंसिडर होगा, ठीक है। अब ये सवाल है, ये भी स्प्रिंग 21 का सवाल है, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2023 का सवाल है ये। CFG प्राइवेट लिमिटेड डिस्पोज ऑफ द फॉलोइंग एसेट, उसने ये एसेट्स जो हैं बेचे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो सोल्ड फॉर ₹150 मिलियन, उसने कितने की प्रॉपर्टी बेची है, 150 मिलियन की। द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज 100 मिलियन, कितने की प्रॉपर्टी थी, 100 की। अब देखें कॉस्ट कितनी है, 100, कितने की बेच रहे हो, कॉस्ट से महंगी बेच रहे हो, गेन कितना होगा, डेप्रिसिएशन के बराबर। कितनी इसकी डेप्रिसिएशन है, 30 मिलियन है, इसका कितना गेन आएगा, 30 मिलियन ही आएगा। आप इसको बाय फार्मूला कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है, मशीन इज़ यूज इन बिजनेस वॉज एक्सपोर्टेड टू USA, एंड एक्सपोर्ट प्रोसीड अमाउंटेड टू ₹45 मिलियन, कॉस्ट एंड WDV 35 और 28 है। एक्सपोर्ट के केस में डेप्रिसिएशन ही क्या होगा, हमारा गेन होगा। कॉस्ट कितनी है, 35 से WDV लेस कर 28, कितना गेन आ गया, 7 मिलियन का। पॉइंट नंबर C जो है ये आप लोगों ने खुद ही करना है, ये पार्टली यूज एसेट्स के अभी टेबल बनाए थे आप लोगों से, आप वही 60-40 का टेबल बनाएंगे और इसका रेलेवेंट गेन या लॉस जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। एक और एग्जांपल है, ओपनिंग टैक्स WDV प्लांट एंड मशीनरी की है 5 लाख रुपया, परचेज ऑफ प्लांट है 2 लाख का, टैक्स WDV जो है 85,000 रुपये की, हमने इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। अब देखें हमारे पास ओपनिंग WDV कितनी है, 5 लाख की, इसमें से जो हमने एसेट डिस्पोज ऑफ किया है वो 85 का है, वो लेस करवा देंगे। रिमेनिंग कितनी बची हमारे पास, 4,15,000 की। ये वो एसेट है जो पूरा साल इस्तेमाल होगा, तो इसके ऊपर रेट लगाएं 15% के हिसाब से, कितनी डेप्रिसिएशन आएगी, 62,250 एक ये आती है,
फिर जो हमने नया एसेट लिया है 2 लाख रुपए का और उसने कहा ये एलिजिबल है फॉर इनिशियल अलाउंस, तो इसका हम लेंगे 25%, वो आएगा इसका इनिशियल अलाउंस 50,000, ये भी हम इसको एक्सपेंस आउट करेंगे। और जो रिमेनिंग बचा हमारे पास 1.5 लाख रुपया, इसका हम लेंगे 15%, कितना जवाब आएगा 22,500। तो इसको जमा करेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो फॉर द ईयर होगा 62,550 और 22,500 कितना आएगा। तो ये हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा यहाँ पे वाइंड अप होता है।